It's Lexus bitch. आज का टॉपिक 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मोटरवे पे भागते जाएगा। इतनी स्पीड से जाएगा कि मोटरवे की प्रियस हमें नहीं पकड़ सकती, क्योंकि आज का टॉपिक है लेक्सस। आप सब पाकिस्तान में शायद लेक्सस के बारे में लोग जानते हो, इनका LX 570 जो एक SUV है फुल साइज, लेकिन लेक्सस सिर्फ 4x4 नहीं बनाता। लेक्सस, जब लेक्सस का वर्ड मैं सुनता हूं, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, लग्जरी और कमाल, रिलायबल लग्जरी, कमाल गाड़ियां। यार लेक्सस जो है ना, दुनिया की वाहिद ब्रांड है जो रिलायबल लग्जरी कार्स बनाता है। अगर आप ब्यूटी को एक गाड़ी में ट्रांसफॉर्म करोगे, सही, तो यार Lexus उनकी निकलेगी। गाड़ी जो है ना, इट्स नॉट जस्ट अ कार, ठीक है, इट्स एन आर्ट वर्क। वो एक Lamborghini गाड़ी की को तरह। ऐसा, लैम्बोर्गिनी छोड़ दो, लैम्बोर्गिनी तो भाई बहुत पीछे रह चुकी है। लेक्सस जो है ना, मैं एक्सप्लेन यहाँ करूंगा। से ये पॉडकास्ट के अंदर से तेरे हेडफोन के थ्रू मेरा तो ये थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। मुझे पता है आपका दिल कर रहा है, और आप सबका भी दिल कर रहा है कि इसने क्या बकवास चीज बनाई, क्या बकवास करती, क्योंकि Lamborghini लैम्बोर्गिनी मेरी ड्रीम कार, मुझे पता है। ड्रीम कार। हाँ ठीक है, ऑफेंड ना हो, 4 साल के बच्चे मेरी बात भी सुन लो। चल अपने मैं अब आपको ओपिनियन बताओ। एक्सप्लेन करूंगा पूरा कि लेक्सस की गाड़ियों को गाड़ी नहीं कहना, एक आर्ट वर्क कहना। सही। स्टार्ट करते हैं लेक्सस के करंट मॉडल से, LS 400। LC 500। LC 500 तो वो दूसरी है ना, वो दूसरी कैटेगरी में स्पोर्ट्स कार है ना। हम सेडान के बारे में बात, जिसकी वजह से वो ब्रांड स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से वो ब्रांड जाना जाता है, ठीक है। लग्जरी सेडान। LS stands for, literally stands, बड़ी एक अजीब बात की थी कि आप के Lexus is better than Lamborghini। Why? वो इस वजह से Lexus अपनी एक गाड़ी पे कुछ महीने नहीं लगाता, कुछ साल नहीं, बड़े साल लगाता है भाई। जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो LFA काफी फेमस स्पोर्ट्स कार है, ठीक है, ये वो गाड़ी है जिसने Lamborghini को चैलेंज किया, ये वो गाड़ी जिसने Ferrari को चैलेंज किया, Porsche को चैलेंज किया। ये तीनों ब्रांड्स डर गए थे भाई, ये कहां से आया एकदम से। एक नॉर्मल सा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाला, मतलब कोई हाई एंड गाड़ी नहीं थी जिनके पास, टोयोटा, उन्होंने एक लग्जरी ब्रांड निकाल दिया। चलो वहां पे थोड़ा इजी थे कि चलो हमें तो नहीं कम्पीट करे ना। तो जी पे एक दिन फरारी की मैनेजमेंट उठी तो न्यूज में पता चला कि लेक्सस LFA मार्केट में आ चुकी है। 4.8 लीटर V10, लेक्सस LFA V10 इंजन, क्या आवाज इस गाड़ी की है। आवाज तो एक तरफ, लेकिन उसका इंटीरियर, यार उस वक्त के हिसाब से ये लैम्बोर्गिनी से बेहतर इंटीरियर था। लैम्बोर्गिनी गलार्डो से मैं बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर सकता। फरारी से बेहतर इंटीरियर था, पोर्शे से बेहतर इंटीरियर था। एक लेक्सस, एक जापानीज ब्रांड जिसको हम सिर्फ जानते थे कि भाई इसको तुम पहाड़ से नीचे भी गिरा दोगे ना, गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये वो ब्रांड है जिसने दुनिया के टॉप टियर ब्रांड्स को चैलेंज किया, उनकी आंखों में आंखें डाल के थे, कौन सोनिया साढ़े लाख और कोई हुक्म। बिस्मिल्लाह करिए। Lexus took 10 years to make this car, ठीक है। Halfway through the project, पहले ये डिसाइड हुआ था कि एल्यूमिनियम चेसी होगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कार्बन फाइबर नाम की एक चीज आई है मार्केट में। स्क्रैप्ड, सारा प्रोजेक्ट खत्म करके उन्होंने फिर स्क्रैच से स्टार्ट किया कि नहीं भाई अब कार्बन फाइबर चेसी होगी। 10 साल लगे जिस वजह से लेक्सस को मार्केट में आने हुए। और ये वो गाड़ी है, इट वाज अ लिमिटेड एडिशन कार, ठीक है, इसके ज्यादा मॉडल नहीं बने, 499 मॉडल्स बने थे, ठीक है। और जो सबसे मजेदार बात है इस गाड़ी की, यूजुअली जो साउंड एग्जॉस्ट सिस्टम होता है ना, एग्जॉस्ट सिस्टम वो नॉर्मल होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस पे कंपनीज का इतना फोकस नहीं होता। जैसे फरारी या लैम्बोर्गिनी, वो मेजर फोकस उनका होता है इंजन पे होता है। बट लेक्सस ने इंजन के साथ साथ एग्जॉस्ट सिस्टम पे फोकस किया। भला किस तरह?
वो किस तरह? लेक्सस ने स्पेशल यामाहा के साउंड इंजीनियर्स को इनवाइट किया कि आप आए हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम को डिजाइन करें। कि उन्होंने एग्जॉस्ट सिस्टम के साउंड को डिजाइन किया भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो यामाहा आपके पियानोस बनाती हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं, उन्होंने लेक्सस की एग्जॉस्ट सिस्टम को एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाया। जब वो रेव करती है, एक गाड़ी नहीं, उसका साउंड सिस्टम एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंटीरियर एक अनकंफर्टेबल स्पोर्ट्स कार की तरह नहीं है, एक कंफर्टेबल है कि आपको कहती है आओ बैठो मेरे अंदर और भगाओ मुझे, इतना तेज भगाओ कि तुम्हारे पसीने छूटे ऐसी जगहों से जहां तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच सकता। ठीक है, जब तुमने कभी जिंदगी में नहीं जगह देखी वहां से तुम्हारे पसीने निकले। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता क्योंकि वर्ड बहुत वाहियात है, जो आप सब समझ गए होंगे वर्ड क्या है। ठीक है, फैजान मेरे सामने बैठे हैं, उनको बिल्कुल समझ आ रही है, वो 4 साल की बच्चों की तरह हंस रहे हैं बात सुनकर। बगलों की बात कर रहे हैं। हाँ हम बगलों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बगलों की बात कर रहे हैं। खैर आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट टच है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। स्टार्ट किया हमने लेक्सस से विद ए लग्जरी कार ब्रांड। ठीक है फैजान, मैंने पढ़ ली थी, तूने नोट लिखा है, मैं अंदर से तुझे फैजान बोलूंगा। खैर तू ये नोट पकड़ी रखता कि मुझे याद रहे। मैं नोट पकड़ा हुआ है अभी यहाँ पे, मैं नोट को जो है ना फिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा से ये पॉडकास्ट शुरू नहीं करना चाह रहा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में काफी कटिंग हुई है। आप सबको लगेगा कि ये क्या हो रहा है दरमियान में, मैं कुछ कह रहा हूँ फिर कुछ और कहने लग जाता हूँ। वो यही वजह है कि मैं फैजान को कुछ और कह रहा था। 3 बार बोल चुका हूँ। 3 बार हो चुका है, चौथी बार थप्पड़ पड़ेगा। हाँ ये जो कह रहा है करेगा नहीं, लेकिन मुझे पता है करता है मुझसे, उसको पता है मेरा, मैं जर्मनी आ जाऊंगा। खैर हम स्टार्ट करते हैं लेक्सस से। फैजान भाई क्या सीन है भाई, तुम तो बाहर रह रहे हो जहाँ पे लेक्सस की डीलरशिप्स हैं, तुमने तो सारे मॉडल शायद देखे हो। इंटरेस्टिंगली अगर बंदा देखे तो लेक्सस को जर्मनी में इतना ज्यादा एक्सट्रीमली पसंद नहीं किया जाता, बहुत कम मॉडल हैं क्योंकि उनके लोकल, क्योंकि लेक्सस के जो मेन कंपेटिटर्स हैं वो सारे जर्मन हैं, जिसमें ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, ये सारे लेकिन ऑफ कोर्स वो मार्केट रिलेटेड कंपेटिटर्स हैं कि कुछ और कंट्रीज में या फिर सिटीज में ऑफ कोर्स उनका ज्यादा बड़ा कंपटीशन होगा। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में, मैं मेन सिटी फ्रैंकफर्ट में रहता हूँ और मैंने आज तक जो है ना 2 लेक्सस देखी। मैं लेक्सस की डीलरशिप पे भी जाके देखी है लेक्सस, सही। मुझे पहले लेक्सस जो है ना रोड पे मैंने आज तक नहीं देखी थी। एक यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के अंदर ही एक बहुत बड़ा रोड है जिसमें हर किस्म की डिफरेंट गाड़ियों के ब्रांड जो है ना सारों की डीलरशिप्स हैं। और जब भी मुझे लाइफ के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है तो मैं बस उस गली के अंदर से गुजरता हूँ, सही। तो फंसी तुझे महसूस होता होगा कि क्यों इतनी मोटिवेशन आती है, क्यों मैं भी बहुत बड़ा पेट्रोल हेड हूँ, सही। तो पेट्रोल हेड का ये मतलब नहीं अपने सर पे पेट्रोल डालता है, चाहे पेट्रोल मतलब है जिसको गाड़ियां पसंद होती है। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग बैठ के सोच रहे होंगे पेट्रोल हेड, इसके सर पे से पेट्रोल तेल चोता है, पेट्रोल फेंक तेल चोता है गंदा ऊंची। रुखसाना फ्रॉम डीएच इज लाइक ओह माय मेला, मैंने बात सुनी। और भाई ये पेट्रोल हेड का मतलब होता है हु इज अ कार एंथुसियास्ट, जिसको गाड़ियां पसंद है। ठीक है, मैं ये चाहता था, मैं क्लियर करना चाहता, मैं काफी देर से करना चाहता था। खैर मूविंग ऑन। और वहां पे लेक्सस की डीलरशिप है और उसके उनके फ्रंट रो पे ही लेक्सस LC 500 खड़ी हुई थी। क्या बात कर, और उसकी जो लाइट्स हैं, सही, जो फ्रंट वाली लाइट्स हैं, ओए जालिम कमाल यार, मार दिया था जब उन्होंने रिलीज किया। मैं कह रहा था यार ये क्या निकाला है इन्होंने, ये गाड़ी बना किससे ली इन्होंने। मतलब आप आमतौर पर जितने कट उन्होंने मारे ना गाड़ी में, लाइट में देखो, इंटीरियर में देखो, आप कहते हो यार कैसे किया ना। एंड एवरीथिंग इज हैंड स्टिच अंदर। ठीक है,
जो लेक्सस ने LC 500 में एक काफी रिनाउंड आर्ट वर्क यूज किया, उसको कहते हैं ओरिगामी। जो स्टिचिंग है उनकी वो ओरिगामी स्टिचिंग है, कि इसका मतलब कि उन्होंने लेदर के ऊपर लेदर रखकर उसकी लेयर्स बनाकर, क्या गाड़ी है यार, इंटीरियर देखा तुमने उसका? इंटीरियर बहुत कमाल है। Honestly, I can't explain it with words. ऐसे लेक्सस का मैंने जो एक लेक्सस का मॉडल देखा था, एक मैंने देखा था ब्लू कलर में, सही ऐसे शाइनी ब्लू मेटालिक कलर था उसका, और सिल्वर लाइनिंग्स के साथ, सही हाँ, बहुत कमाल लग रही थी। और उसका इंटीरियर था मेरे ख्याल से ब्राउन लेदर का, सही बहुत कमाल लग रहा था, बहुत ही कमाल लग रहा था, सही। मेरे ख्याल से लेक्सस का जो फ्लैगशिप कलर है ना, वो एक सैटिन ग्रे कलर, ठीक है, और व्हाइट में। ये दो कलर हैं जो मैंने ये दोनों कलर नहीं देखे आज तक। ये दो कलर हैं जो लेक्सस पे बहुत सूट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैं इस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं क्या फील कर रहा हूँ, कि वो बहुत वाहियात हो जाएगी, 18+ हो जाएगा पॉडकास्ट में, फिर हमें लिखना पड़ेगा मजबूरन, दिस एपिसोड इज नॉट फॉर किड्स। हमें ऑप्शन YouTube पे देनी पड़ेगी कि अच्छा फैजान, एपिसोड इज नॉट मेड फॉर किड्स। और दूसरा मॉडल जो मैंने देखा था वो पता नहीं ऑरेंज कलर का था या मेरे ख्याल रेड कलर का था, सही। वो होना है उनका स्पोर्ट GS, नहीं वो भी LC 500, दोनों मैंने LC 500 ही देखे, दोनों स्पोर्ट्स कार ही देखे। ये लेटेस्ट वर्जन जो है, लेटेस्ट वर्जन, डैम। और साउंड की तो बात क्या है, लेकिन उसकी शेप ही बहुत कमाल है। पहले था कि लैम्बोर्गिनी के बहुत ज्यादा अपनी शेप और अपने डिस्टिंक्ट डिजाइन की वजह से मशहूर थी, सही। और फिर लैम्बोर्गिनी ने अवेंटाडोर के बाद आके अवेंटाडोर ही बनाई है, और तो कुछ भी नहीं बनाया, सही। हाँ लैम्बोर्गिनी, हाँ ये है कि लैम्बोर्गिनी के अब डिजाइन ना ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, उसकी एक ही डिजाइन फिलॉसफी बन गई है हेक्सागन। वो हेक्सागन शेप को जितना यूज करती है हर गाड़ी में, आप देखो ना, इवन इफ इट्स वेनेनो या सेंटोरियो या एवेंटाडोर या हुराकन, इन सब में उसने एक डिजाइन लैंग्वेज यूज की है, वो है। या फिर जो लैम्बोर्गिनी की जो यूरोस निकली है, या फिर लैम्बोर्गिनी की जो यूरोस निकली है वो, या फिर लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो जो उनका लिमिटेड मॉडल था, सही। या फिर उनका जो लैम्बोर्गिनी का सबसे नया तरीन जो मॉडल निकला, सारों के सेम शेप फिलॉसफी है। हाँ, अब आप अगर आप बैठो ना सारी गाड़ियों में खड़ी करो तो आपको एक काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आएंगी कि भाई हाँ जी के, अगर आप सारे बैच उतार दो ना, आप बता सकते हो कि लैम्बोर्गिनी है। लेकिन मुझे इसका रीजन पता क्या, अब मुझे इसका रीजन नहीं पता कि वो इस वक्त अपनी टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स पे हैं या फिर उनके डिजाइनर्स की कमी है, क्या मसला है। मुझे जो लगता है ना कि नहीं, डिजाइनर की कमी किस तरह हो सकती है उनके पास VW हाउस के अंडर काम कर रहे हैं वो। ऑडी ने खरीदा है लैम्बोर्गिनी। हाँ, तो ऑडी इज ओन्ड बाय VW, मतलब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। मसला पता क्या है, लैम्बोर्गिनी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। जो मुझे लगता है कि अब उनका फोकस चले गया है टू मेक एज मच मनी एज दे कैन फ्रॉम दिस मार्केट, ठीक है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, लैम्बोर्गिनी वाज सोली ए हाइपर कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है। वो 2 मॉडल निकालते थे, उससे ज्यादा कभी उन्होंने गाड़ियां नहीं निकाली, ठीक है। अब जिस तरह देख रहे हो, उन्होंने हर्कान निकाला है, फिर एवेंटाडोर निकाला है, साथ ही उन्होंने एक SUV निकाल दी यूरोस। बिल्कुल लैम्बोर्गिनी की जो फिलॉसफी है उससे बाहर है ये बात, ठीक है। उन्होंने कुछ इन द 1980s या 90s में उन्होंने एक SUV निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो उसके बाद लैम्बोर्गिनी ने अपनी डिजाइन फिलॉसफी बना ली थी कि वी वांट बी, इवन इफ दिस मार्केट इज सो लुक्रेटिव, सो हॉट राइट नाउ, हम इस मार्केट में नहीं आएंगे। लेकिन अब उनकी डिजाइन फिलॉसफी उस तरफ जा रही है कि वो बस पैसे कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनके डिजाइन अब बहुत शार्प हो गए हैं, ठीक है। एक होता है आप ऐसी चीज देखते हो कि आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो उस गाड़ी में, ठीक है। मैं अपने आप को इमेजिन कर सकता था एवेंटाडोर तक कि मैं भाई ठीक है, मुझे पसंद आएगा कि मैं चलाऊंगा, लेकिन अब डिजाइन इतने शार्प हो चुके हैं, इतने मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, पॉइंटी हो चुके हैं, हेक्सागोनल हो गए हैं कि आप डिजाइन देखते हो यार कि ऑलमोस्ट सेम थिंग। काफी लैम्बोर्गिनी में काफी ज्यादा, यानी कि क्या कहते हैं कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई कि बंदा कहे कि नए से नए डिजाइन या फिर नए से नई शेप्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लैम्बोर्गिनी में जो ज्यादा पसंद है कि लैम्बोर्गिनी जो है ना एक जरा थिंकी टाइप की कार है कि आपको
कि एक क्वर्की टाइप अगर आपने शौकी मारनी है ना, ऐसे ही है, आप भाई ऐसे अमीर हो, आपने बस खट लिया जिंदगी से जो जैसे खटना था। वही मैं भी कह रहा हूँ, आप लैम्बोर्गिनी जब खरीदते हो तो आप कहते हो कि मैंने जो जिंदगी में हासिल करना था मैंने हासिल कर लिया है और अब मैं लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूँ। हाँ, जैसे ये वही वो है, गाड़ी है। हाँ ये जैसे रोलेक्स, सही, मैंने जो हासिल हाँ करना था मैंने कर लिया, अब मैं एक रोलेक्स खरीदा। बिल्कुल, लैम्बोर्गिनी ये है अब। लेकिन लैम्बोर्गिनी जो थी ना वो नहीं रही। मतलब ठीक है, अगर हमें शो ऑफ करना है उसके लिए गाड़ी अच्छी है, लेकिन लैम्बोर्गिनी एक वक्त थी कि सबसे फास्ट कार बनाते थे। अब उनकी कोई गाड़ी फास्ट नहीं है, उनसे ज्यादा तेज गाड़ियां आ चुकी हैं। ऐसे ही है। टेस्ला छितर मारती है यार। टेस्ला नहीं, ड्रैग में टेस्ला टेस्ला जीतती है। हाँ देखना, अब उसको compete करने पे इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं। एवेंटडोर की जो 700 हॉर्स पावर थी, उससे ऊपर इतनी तेज गाड़ियां आ चुकी हैं अब और तो। उससे सस्ती भी है, मैक्लारेन लैम्बोर्गिनी से सस्ती है। अब मैक्लारेन देखो कितनी अच्छी है। और ये मैक्लारेन के नए personally- से नए मॉडल्स, हाँ मैक्लारेन की क्या डेवलपमेंट की है उन्होंने, नहीं बहुत कमाल, बहुत कमाल। और तो उनकी देखो मैक्लारेन की सबसे मजे की बात यह है कि मैक्लारेन ने गाड़ियां ऐसी निकाली। लैम्बोर्गिनी जो है ना ऐसी गाड़ी है कि आपने रखनी है अगर स्पोर्ट हर दिन चलाने के लिए, तो आपने जो है ना कमर दर्द के डॉक्टर का इंतजाम पहले ही कर लेना। हाँ जी, आपके पास पहले अपॉइंटमेंट होने चाहिए 2 महीने पहली अपॉइंटमेंट 2 महीने की होनी चाहिए, सही। लेकिन बिल्कुल पोर्श जो है वो ऐसे है कि वो लग्जरी भी है, स्पोर्ट्स कार भी है, लेकिन आप उसका हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल डेली ड्रिवन। डेली ड्रिवन। और मैक्लारेन जो है, मेरे ख्याल से मैक्लारेन ने आज तक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार की है डेली ड्राइव करने के लिए और साथ साथ में स्पोर्ट्स कार। हाँ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने डिजाइन के साथ। वो ऐसे ये ही। नहीं कहते कि यार कि डिजाइन चलेगा कि नहीं चलेगा। लैम्बोर्गिनी उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन हम आते हैं वापस लेक्सस पे कि लेक्सस पे। इन सब बातों का लेक्सस क्या ताल्लुक है। लेक्सस की जो डिजाइन फिलॉसफी है वो ये है कि वो साल में 2 गाड़ियां निकालेंगे, हर 5 साल बाद 2 गाड़ियां निकालेंगे, ठीक है, जिसमें वो शो करेंगे भाई ये हमारे डिजाइन की टॉप टियर लेवल है, ठीक है। अब इसी डिजाइन को हम बाकी गाड़ियों में लेके जाएंगे। आप देख रहे हो तीसरा उन्होंने 2 साल पहले LC500 लॉन्च की थी, ठीक है। अब वही डिजाइन फीचर्स आप देखते हो ES में, IS में, GS में और फाइनली LS जो 2020 वेरिएंट है। आप उसकी सिमिलैरिटीज देखो कि उन्होंने एक लग्जरी सेडान को स्पोर्ट्स कार के डिजाइन फीचर्स दे दिए, ठीक है। अब LFA पे आते हैं। LFA की भी ये एग्जांपल थी कि LFA उन्होंने निकाली इस वजह से थी कि वो लेक्सस को एज अ स्पोर्ट्स ब्रांड शो करना चाहते हैं कि लेक्सस सिर्फ बोरिंग लग्जरी सेडान्स नहीं बनाता, इट्स एन एक्साइटिंग ब्रांड, ठीक है। LFA की मेन फिलॉसफी, उनका ये मकसद नहीं था कि हम भाई ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचें, हम लैम्बोर्गिनी को कम्पीट करें, उनका ये मकसद था ही नहीं। वो अपनी ब्रांड की इमेज को चेंज करना चाहते थे और मेरे ख्याल से वो सक्सेसफुली चेंज कर चुके हैं। और आज बिल्कुल लेक्सस को सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि भाई एक लग्जरी ब्रांड है। जैसे आप ऑडी के बारे में सोचते हो यार सिर्फ एक लग्जरी ब्रांड, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स ब्रांड, एक स्पोर्ट्स लग्जरी ब्रांड। लेक्सस ने LFA की वजह से अपने आप को रिनाउन करा लिया मार्केट में कि इट मेक्स स्पोर्ट्स कार एज वेल एज लग्जरी सेडान्स, ठीक है, कि एक इमेज अच्छी बन गई। अब जो लेक्सस के मेन कंपेटिटर्स है ना, जिसमें होंडा की आती है एक्यूरा और निसान की आती इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन दोनों ब्रांड्स ने कोशिश की थी लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो चुके। एक्यूरा सिर्फ एक आप कह लो होंडा से थोड़ा बेहतर लग्जरी ब्रांड है, ठीक है। लेक्सस की तरह उनको रिनाउंड फेम नहीं मिली, ठीक है। लेक्सस पूरी दुनिया में अब हर बंदा जानता है लेक्सस को। मेरे नहीं ख्याल से इन्फिनिटी और एक्यूरा को इतने लोग जानते होंगे। एक्यूरा को सिर्फ मेरे ख्याल से एक्यूरा को सिर्फ वही जो कार एंथुसियास्ट है उनको ही पता है एक्यूरा का, जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और या जिन्होंने कभी देखी हुई है एक्यूरा। ऐसी एक्यूरा NSX किया कि भैया एक्यूरा NSX काफी अच्छा मॉडल था, लेकिन NSX जो अभी लेटेस्ट है NSX, उससे पहले वाला था वो बहुत हिट किया था। होंडा ने एक बड़ा सक्सेसफुल हिट मारा था जो इससे पहले NSX था। उसकी वजह से एक्यूरा एक लग्जरी स्पोर्ट्स ब्रांड बना था, ठीक है। वही फिलॉसफी यूज की जो LFA ने की। लेकिन मसला ये आया कि एक्यूरा ने बहुत टाइम ले लिया, ऑलमोस्ट 15 इयर्स बाद एक नया NSX का मॉडल निकाला था एंड इट वाज टू लेट। तब तक क्या कहते हैं लेक्सस ने LFA लॉन्च करके अपने ब्रांड की इमेज बदल ली थी।
इस साल उन्होंने LC500 लॉन्च कर दी थी। अब मजे की बात, LC500 एक स्पोर्ट्स कार है लेकिन एक GT है, ग्रैंड टूरर। ये डायरेक्टली कम्पीट नहीं करता लैम्बोर्गिनी, ये कम्पीट करता है एस्टन मार्टिन को। एस्टन मार्टिन DBS के 2 कंपेटिटर्स हैं, बल्कि 3 कंपेटिटर्स हैं इस गाड़ी के। एक है बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, ठीक है, एक है आपकी वो मैक्लारेन, ठीक है, मैक्लारेन का एक मॉडल है इसमें, मैक्लारेन 1, ठीक है। फिर अब LC500, ये 4 ब्रांड्स हैं जो लग्जरी GT खूब कार्स को टारगेट करती है, ठीक है। मतलब अब लेक्सस हर तरह के ब्रांड में घुस सकता है। LFA के थ्रू उसने लैम्बोर्गिनी को चैलेंज किया, LC500 के थ्रू उसने बेंटले को, एस्टन मार्टिन को, मैक्लारेन को चैलेंज किया। इट्स अ बिग थिंग, ठीक है, बहुत बड़ा टास्क है कि आप एक ऐसा ब्रांड, ठीक है। अब LC500 के थ्रू उनका ये फोकस नहीं था कि भाई हमने हाइपर कार्स को चैलेंज किया, उनका फोकस था कि हमने लग्जरी GT कार्स को चैलेंज किया, जिसमें एस्टन मार्टिन, बेंटले और मैक्लारेन को चैलेंज किया। उन्होंने सक्सेसफुली किया है। इस मार्केट में लोग ये GT लग्जरी GT का मतलब ये है कि अगर आपने फ्रैंकफर्ट से लंदन जाना है बाय रोड और सुकून से स्पीड से जाना है ऑटोबान पे, आपने 200 की स्पीड मारते हुए जाना है, तो सिर्फ 200 नहीं, ऐसी गाड़ी पे सिर्फ 200 थोड़ी नहीं, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपको इस तरह की गाड़ी चाहिए ना कि आप फुल पार के साथ जाओ लेकिन आपको मजा भी आए, आपकी कमर भी ना दर्द करे, तो लग्जरी GT कार्स ये वो गाड़ी है। कभी फंसी 300 पे गाड़ी चलाई, कभी खुद नहीं चलाई या फिर बैठा कभी 300 पे? मैं मैक्सिमम जो गाड़ी की स्पीड में बैठा हूँ ना वो है पर्सनली मैंने मैक्सिमम गया 180, ठीक है, और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 190 वाली स्पीड पे बैठा हूँ। सही। मैंने टेस्ला ड्रेड टेस्ट ड्राइव की थी, जिसको मैं लेके गया था 240 पे, और मैं 300 ऑटोबान पे। लिमिट ही नहीं है, जितनी मर्जी तेज जाओ ऑटोबान पे। टेस्ला को 300 किलोमीटर पर आवर नहीं, टेस्ला को 220 230 पे लेती है। मैं को 300 पर कैसे चलेगी? नहीं, टेस्ला नहीं, टेस्ला का थोड़ी 300 पे जाता है। और मैंने जब पापा को आगे बताया ना कि मैंने टेस्ट ड्राइव की है, ओए होए वो खातिर नवाजी हुई। क्यों? ऑटोबान पे आपको मना जाना? नहीं, मना थोड़ी है जाना, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड, इतना रिस्क। यार मुझे पता, जो ऑटोबान पे उनकी कोई लिमिट नहीं है, इस बारे में तेरा क्या ख्याल? अच्छी बात कम होते हैं बहुत ज्यादा? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितनी ज्यादा स्पीड उतने ज्यादा एक्सीडेंट्स और ये सारा कुछ। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखो तो जर्मनी में बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं। उसका मेरे ख्याल से बेहतर है, क्योंकि जब आपके माइंड में साइकोलॉजी कोई लिमिट आती है ना, आपका दिल करता है भाई मैं तो जाना ही है, मैं तो लिमिट तो मर्जी कर। सही। आप पाकिस्तान में देखो मोटरवे पे 120 किलोमीटर पर आ रहा है, ये बहुत कम है, ठीक है। तो महंगी गाड़ी खरीदनी क्यों है पाकिस्तान में, अगर चलानी है 120 तक? क्या वही ना मकसद, क्या आप अगर आपने गाड़ी ऐसे ली है जो 300 किलोमीटर पर आवर जा सकती है, लेकिन आप चलाओगे कहाँ से? ये बताओ मुझे। तो मेरे ख्याल से कि स्पीड लिमिट हाईवेज पे रखना, इसका ये मतलब होता है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ जी भाई जाकर दो ऊपर, देखते हैं तुम्हें कितना दम। एक बाप के हो ना तो 130-40 मार कर दो। जर्मनी में जो है ना होता है एक मैं पता नहीं किससे एक्सप्लेन करूं कि एक एम्बैरेसमेंट टाइप चीज होती है अगर आप 120 की स्पीड पे जा रहे हो, पता नहीं क्यों। मतलब 122 हो तो ठीक है, मैं बंदा कहता ठीक है भाई ऊपर है। जर्मनी में जो है ना, ये नहीं है कि जैसे ऑटोबान पे चढ़ो तो हर जगह पे स्पीड लिमिट फ्री है, जितनी मर्जी स्पीड। जर्मनी जितना टेक्निकल तरीके से, जितना अगर फंसी मैं वैसी, अगर तू अभी जर्मनी में आके चलाने की कोशिश करेगा ना गाड़ी, तुझे बहुत देर लगेगी कि तू हिसाब लगा सके कि मैंने ऐसे जर्मनी की ट्रैफिक में गाड़ी चलानी है। सही। यहाँ पे बाकायदा स्कूल जाना पड़ता है और बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि आप जर्मनी के रूल्स के मुताबिक गाड़ी चला सको। सही। ऐसे बिल्कुल प्लान तरीके से गाड़ी चलती है यहाँ पे। सही। जैसे तकरीबन रोबोटिकली गाड़ी चलती है, लेकिन इंसान चला रहे होते हैं। ठीक हो गया। और बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से। और जिस जगह पे ऑटोबान की लिमिट्स उस जगह पे फ्री होती है जिधर रोड या फिर सीधा हो या फिर ऐसे के कर्व्स हो कि गाड़ी को इतना कोई मसला ना हो।
हाँ स्पीड पे आप हाँ, कर सकते हो। कर्वी रोड पे हाँ सेंस स्पीड, बनती है, दैट हाँ मेक्स सेंस। अगर ऐसे ही देखो फर्स्ट करो आगे इतना कट है जो आप 250 और 200 की स्पीड में हम छक कर वो आगे ऐसे जाना ही है, है। घुटे में गिरना सही। जाके। कर्वी रोड्स पे ऑफ कोर्स स्पीड लिमिट्स हैं, सही। 120 की स्पीड लिमिट है, 100 की, कई बार 80 की भी स्पीड लिमिट आती है। ये ठीक। मेरा एक पर्सनल है, दो मेरे हैं एक ड्रीम, ठीक है। एक है नürburgring में गाड़ी चलाना, ठीक। ये तो फिर हम इकट्ठा ही मैंने पूरे करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा भी ख्वाब है पोर्श ये। 911, ठीक है, ओए होए। नürburgring में चलानी या McLaren, ये दो गाड़ियां चलानी, हम्म। ठीक है। दूसरा है ऑटोबान पे भाई नपनी गाड़ी, मैंने नहीं देखना आगे क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता मेरे को कौन सी गाड़ी है, मैंने फुल पेडल पे पैर रखना है कि गाड़ी घीं घीं जब तक नहीं करी तब तक मैंने पेडल नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके लिए ज्यादा फिर हम रात टाइम निकलेंगे, सही है, अगर जाना रात को होगा तो। मुझे कोई इशू नहीं है, कोई issue हम्म। नहीं। अभी इंशाल्लाह प्लान करेंगे आफ्टर दिस कोरोना एक ट्रिप, तो ये दोनों चीजें पूरी करेंगे जाके। सही हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। वापस आते हैं अब टॉपिक। हमने आप लोगों को दरअसल बताया यार कि गाड़ियां और ये हम दोनों के लिए इतना इंथुसियास्टिक, इतना कूल टॉपिक है कि ये ड्रिफ्ट। जनरल मैं तुझे पता है कितनी मुश्किल हो रही है मुझे सिर्फ लेक्सस पे रहने के लिए। हालांकि लेक्सस बहुत अच्छा ब्रांड है, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड है, ठीक है। मैं इसके बारे में अच्छा, घंटा तेरा 2-2 कोई घंटे बात कर सकता वाहिद फेवरेट ब्रांड है हूं। वाहिद एज़न कि तेरा ये सिंगल पर्टिकुलरली सिर्फ यही एस्टन ब्रांड तुझे मार्टिन। सबसे ज्यादा पसंद है और एस्टन। इसके मुकाबले में कोई और नहीं आता? मुझे कुछ हर ब्रांड के मुझे पता है कि खामियां हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह नहीं है कि एक ब्रांड है कि भाई मैं चिपली की तरह चिपके जाऊं उसके लोगों पे। ये है कि मुझे एक मॉडल है ना फर्ज करो उस ब्रांड का, उस ब्रांड के मॉडल से मुझे कोई हटा नहीं सकता। ऐसे ही है, मेरा भी सेम यही सोच है। जैसे एस्टन मार्टिन में डीवीएस है, सुपर ऐसे ही। लेजेंड, भाई मैं मानता हूँ मैं चिपली की तरह चिपका हूँ इस गाड़ी पे, मुझे नहीं उतार सकते, बेशक 400 की स्पीड पर जाओ। मुझे जो है ना Audi A5 सही, RS5 जो उनका सबसे नया है, RS5, तूने RS7 देखा है? RS7 सही, यार बहुत कमाल तरीन सही। और मुझे लगता है गाड़ी डार्थ वेडर है, डार्थ वेडर अगर असल होता ना तो उसकी वो गाड़ी होती। और मर्सिडीज की मुझे पसंद है C63 कूप, ठीक, हाँ ठीक है। AMG मॉडल। और स्पोर्ट्स कार्स की तरफ को जाओ तो मुझे लैम्बोर्गिनी बहुत ज्यादा पसंद है, अवेंटर और एस। स्पोर्ट्स कार में मुझे पसंद है क्यूनिगसेग। यार क्यूनिगसेग का मसला है कि उसका पहली बात ये है कि उसके अंदर स्पेशल तेल डालना पड़ता है। डालूंगा, मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ तो स्पेशल तेल नहीं डाल सकता उसमें। हाँ सही, आप हर जगह पे जाकर मैंने कौन सा लाहौर से पीएसओ का पेट्रोल डालना उसमें। वो तो बात ठीक है सही, लेकिन आप उसको ट्रैक पे भी जो है ना, अगर आपने चलाने जाना है ना गाड़ी को, तो आपको एक ट्रेलर में डाल के फिर आपको ट्रैक पे लेके जाना पड़ेगा, साथ में तेल लेके जाना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं बेटा तेल की पूरी वो कंटेनर ले जाऊंगा। सही। और मुझे टेस्ला बहुत पसंद है, टेस्ला का जो नया मॉडल आएगा 2020 रोडस्टर 2020, अब तो खैर 2020 में नहीं आता। 1.9 सेकंड यार, मैंने जब देखा ना मैंने कहा बकवास कर रहा है इलॉन मस्क, इसका दिमाग खराब हो गया, फजूल की बातें करनी शुरू कर दी इसने। 1.2 सेकंड्स में 0 to 100 नहीं 1.9 है मेरे ख्याल से, या 2.1 ऐसे का कुछ है। दुखी जो मर्जी है, बहुत 1.9 पता है सेकंड किस तरह है? एक ये दो, ये नहीं एक, लिटरली इसमें 0 से 100 गाड़ी जा चुकी। माइंड ब्लोइंग है यार दिस स्पीड। क्या आपने बैटरी में कितना 2.1 सेकंड लगते हैं टेस्ला के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा आ रहा है, 2.1 सेकंड 0 से 100 की स्पीड पे। नहीं, टेस्ला रोडस्टर 2020। नहीं यार, रोडस्टर का तो 9 सेकंड था उनकी नहीं, उनकी मेन वेबसाइट पे मैं इस वक्त सही। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर 2.1 सेकंड्स और मैक्सिमम स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर। 400 ये 400 पे किधर चला ओए फैजान, तू देख रहा है 0 to 100 माइल्स पर आवर, वो 2.2 सेकंड्स है। मैं किलोमीटर पर आवर देख रहा हूं। 0 to 60 माइल्स पर आवर है 1.9 सेकंड्स। सही। और इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक रेंज है 620 माइल।
बहुत रेंज है यार। यार रेंज बहुत ज्यादा है, इतना तो कई गाड़ियों के तेल पे रेंज नहीं होती, इतना तो कई गाड़ियों की तेल पे रेंज नहीं होती। सही। और अगर आप टेस्ला मैंने जब टेस्ट ड्राइव की थी, ठीक, तो टेस्ला के अंदर, खैर अब हम लेक्सस से थोड़ा ड्रिफ्ट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला के अंदर जब आप बैठते हो तो आपको एक बहुत सिक्योर फील करते हो आप टेस्ला में। हाँ वो गाड़ी मेरे ख्याल से, क्योंकि गाड़ी अगर के आप वजन कहते की हो ना, वजह से वो बहुत बिल्कुल लो बैठी हुई है और ऐसे रोड के साथ जम के चलती है। बहुत सेफ है। मॉडल एक्स बहुत जो safe है वो सेफेस्ट एसयूवी है, वो कभी उल्टी नहीं होगी। अगर उसका मॉडल एस का एक्सीडेंट भी होता है सही ना, साहब। क्योंकि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बहुत लो है, बैटरी ऐसे ही। पैक बिल्कुल चेस्ट के नीचे, जिसकी वजह से अगर गाड़ी मुड़ती भी है ना तो बैटरी की वेट्स की वजह से गाड़ी वापस सीधी हो जाती है। ऐसे ही। खैर हम वापस लेक्सस पे आते हैं, इसकी हिस्ट्री शुरू करते हैं। हम टेस्ला के बारे में बात नहीं, टाइम लेक्सस की कम बात है कर रहे और सॉरी लेक्सस पे आते हैं, टाइम कम है हम्म। और मैंने आपके भाई ने सैरी भी करनी है, तुम तो सही। अभी सुकून से अफ्तारी खोल के बैठे हो ना। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ला की, सॉरी टेस्ला पे बैठे हैं, लेक्सस की हिस्ट्री से। लेक्सस की शुरू करते हैं। सर आप शुरू करेंगे या मैं शुरू करूं? मैं शुरू करता हूँ। चलें सर शुरू करें आप। शुरू करते हैं। लेक्सस की शुरुआत सबसे मजे की बात ये थी कि जब टोयोटा ने कहा कि हमने एक गाड़ी बनानी है, ठीक, तो उन लोगों की टीम ने कहा चलो ठीक, गाड़ियां तो बना रहे हैं, कैसी गाड़ी बनानी। फिर टोयोटा ने कहा कि दुनिया की नंबर 1 गाड़ी बनानी है। फिर टोयोटा वालों ने कहा नंबर 1 गाड़ी बनानी है हमने दुनिया की। फिर टोयोटा की टीम ने कहा हमने नंबर 1 गाड़ी बनानी है और हमने सारी दुनिया को हैरान भी करना है कि हमने नंबर 1 गाड़ी बनाई है दुनिया की, और वो गाड़ी स्पोर्टी भी होनी चाहिए और वो गाड़ी सीडैन टाइप भी होनी चाहिए। सही। टीम ने कहा वाकई हमने नंबर 1 गाड़ी बनानी है। फिर टोयोटा वाले ने आगे से कहा हमने दुनिया की नंबर 1 गाड़ी नहीं बनानी, हमने सारी दुनिया को हैरान नहीं करना, बल्कि हमने उसके साथ साथ उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को कमाल तरीके से तैयार करना है कि दुनिया चौंक जाए, कि दुनिया हिल जाए कि एक जापानीज गाड़ी ने कितना बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। सही। और उस वक्त फिर पैदा हुई लेक्सस। शुरू में सोच उनकी ये थी कि हमने एक स्पेशल ब्रांड बनाना है, बल्कि पहले टोयोटा ने कहा कि हमने अपने इंजीनियर्स और अपने जो मेन थिंकिंग हेड्स हैं उनको हमने इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भेजना, ताकि वो उनके उधर की मार्केट्स एनालाइज करके और देख के आए कि वहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उस वक्त मार्केट में, जो चीज़ें हो रही हैं क्या वो इंटरेस्टिंग है, क्या उनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी मार्केट में, क्या हम उनको टॉप कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने विज़िट किया अमेरिका का, उन्होंने विज़िट किया जर्मनी की ऑटोबान्स का स्पेशल विज़िट किया, जर्मनी पे ऑटोबान पे होके गए। सही। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा देर एनालाइज करने के बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसी गाड़ी बना सकते हैं। और फिर जब गाड़ी बनाई उन्होंने, तो गाड़ी मार्केट पे लाने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा देर लगाई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे। सही। जितना उनका मार्केटिंग का बजट था उतने में पता नहीं कितनी जनरेशंस खाना खा सकती हैं। यार देखना, अब एक ऐसा ब्रांड उस वक्त मार्केट में एक लग्जरी ब्रांड लाना चाह रहा था जिस वक्त जहां BMW, मर्सिडीज और ऑडी पिछले 100 सालों से बैठे हुए हैं, ठीक है। और मतलब एग्जांपल ये है कि पिंड के चौधरी को आपने जाकर चैलेंज करना है। हाँ। अब आप एक ऐसा ब्रांड कैसे बना सकते हो कि भाई वो एक लग्जरी ब्रांड भी हो, हर बंदा जानता भी हो उसे, रिलायबल भी हो। तो रिलायबल गाड़ियां बनाना, टोयोटा को सिर्फ पता था कि रिलायबल गाड़ियां किस तरह बनानी है, उनको कोई आइडिया नहीं था कि लग्जरी गाड़ी किस तरह बनानी, ठीक है। ऐसे। तो दे स्टार्टेड इन 1980s फर्स्ट अर्ली, ठीक है। जैसा तूने अभी बताया कि उन्होंने एक रिसर्च टीम दी थी, जो 5 मैन रिसर्च टीम थी, वो दुनिया की सारी मार्केट्स आती थी, चेक करती थी कि भाई लग्जरी गाड़ियां होती क्या, लोग किस तरह डिमांड करते हैं। तो उन्होंने लोगों को पसंद क्या है। हाँ एग्जैक्टली
जो 5 मैन टीम ने एंड में डिसाइड ये किया कि भाई ये जो चीजें हैं डिफरेंट मार्केट में लोगों को ये चीज लग्जरी के अंडर आती है गाड़ी में जब देखते हैं, तो उन्होंने वही चीजें कंबाइन करके हर मार्केट के हिसाब से गाड़ी बनाना शुरू कर दी। तो इन 1998 एलए मोटर शो पे उन्होंने अपना नाम रिलीज किया कि भाई तैयार हो जाओ, हम आप सब आपके लेने आ रहे हैं, ठीक है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, 1 साल का एडवांस नोटिस दे रहे हैं, हम आएंगे और हमने 2-3 फुट का लेदर का चित्र तैयार किया हुआ है आपके, ठीक है। तो सब सारे ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ओ जा पर आओ, तू क्या कर लेगा हमारा, तू जाकर चुप चुप Corolla बना चुप, जाकर। वो जैसे बड़े लोग नहीं, हम जब छोटे होते थे हाँ। हमें कहते थे ओ बह जा बह जा बह जा बह जा, इतना तो रहता नहीं। शाबाश, चल ठीक है। एग्जैक्टली लेक्सस को भी यही रिस्पांस मिला। अब मजे की बात, लेक्सस जब नाम बन रहा था तो द टीम केम अप विद 219 नेम्स, ठीक है, 219 भाई, नाम भाई। सिर्फ टीम नहीं, उन्होंने 3 इंटरनेशनल ब्रांडिंग एजेंसीज को अपने साथ किया था कि 3 इंटरनेशनल ब्रांडिंग एजेंसीज ने मिल के एक नाम सोचना था, और टोटल तकरीबन 219 नाम उन्होंने रखे, जिसमें से फाइनल उन्होंने नाम चूज किया अलेक्सिस। 5 नाम उन्होंने फाइनलाइज किए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। शुरू के आपको लगेंगे कि भाई एक टीम ज्यादा ही जाहिल थी। वेक्ट्रे, विरोने, कैलिब्रिश, शैपैरल एंड अलेक्सिस, ठीक है। वैसे नाम तो सारे ही अच्छे थे, वैसे अगर सही बात करें तो यार, देखना लेकिन ये वो नाम है जो 1980s में बड़े अच्छे लगते थे नाम, ठीक है। ऐसे ही है। या अब देखना, अब वेक्ट्राने, ये तू अब सुनेगा तो लगेगा वेक्ट्रे नाम है, तू कहेगा यार क्या मैथमेटिक्स का वेक्टर ले आओ दुनिया में। लेकिन 80s में काफी अट्रैक्टिव नाम था विरोने, ये भी काफी अट्रैक्टिव नाम था। लेकिन लेक्सस की जो सोच थी वो थी कि भाई हमने अगले 40-30 सालों के हिसाब से नाम रखना है जो अगले फ्यूचर में भी चले, ठीक है। जैसे ऑडी नाम है, ये बिल्कुल लगता नहीं है कि पुराना नाम है, ठीक है। ऐसे ही है। मर्सिडीज जैसे है, मर्सिडीज लगता है कि भाई मॉडर्न नाम। अब उन्होंने कहा कि भाई अलेक्सिस जो है ना ये नाम अच्छा है, लेकिन अलेक्सिस जो है में वो फील नहीं आ रही, ए आ गया दरमियान बहुत में। ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि अलेक्सिस, असल में मसला ये पड़ा था कि उस वक्त कोई बहुत बड़ा प्रेसिडेंट था या फिर प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम अलेक्सिस था, और वो कुछ पंगे कर रहा था, जिस वजह से वो चाह रहे थे कि हमारा नाम जो है अलेक्सिस उसके साथ मिक्स ना हो। तो फिर उन्होंने कहा अलेक्सिस रखा, फिर उन्होंने नाम का ए खत्म कर दिया और उनका अलेक्सिस। उन्होंने कहा चल ठीक है दफा हम ए उठा देते हैं। ए लेकिन तुझे पता है इस नाम पे भी उनको लीगल बैटल एक हुआ था उनपे। ऐसे ही है, उनका लीगल बैटल हुआ था। सही, एक माइनर लीगल बैटल था, लेक्सस नेक्सस के नाम से एक ब्रांड था उनके साथ उनका, लेकिन वो जीत गए थे इन द एंड लेक्सस के नाम से। फिर आप आते हैं जब उन्होंने 1988 में वार्निंग दे दी सारे ब्रांड्स को, भाई तैयार है ना हम अगले साल आ रहे हैं। सबने कहा ओ जा शाबाश शाबाश, जाकर कोरोला में बैठ जाकर ना, कोरोला से बैठ दफा हो यहाँ से, ठीक है। लो जी 1989 में आए, एक गाड़ी आई ऑटो शो पे, एलए ऑटो शो, लोग देख रहे हैं ये क्या चीज है, ये इसके आगे ये एल जो है इतना सेक्सी क्यों लग रहा है। तो जी वहां से वही इंजीनियर्स की टीम आई जो 1 साल पहले कोरोला से उतरे थे, ठीक है। उन्होंने कहा भाईजान इनसे मिलें, ये हैं LS400 एंड दुनिया पागल हो गई थी गाड़ी देख, दुनिया पागल हो गई वाकई, लिटरली पागल हो गई थी। अभी आप देखो ना LS400 1989, आपको लगा क्या बॉक्सी शेप है, लेकिन उस वक्त वो शेप इतनी खूबसूरत, इतनी एलिगेंट, इतनी लग्जरियस समझी जाती थी कि जो ब्रांड थे जैसे BMW, ऑडी और मर्सिडीज, इनकी जान निकल गई थी। वो होता ना कि आपको कोई बच्चा आता है, कोई ऐसी बात करता है, बात करो चुप हो जाओ पागल, क्या बात करते हैं क्या बात कर दी, ये हाल हो गया था कि ये तो बच्चा बच्चा आज हमें छतर मारेगा। ऐसे ही ऐसे जैसे छोटे छोटे बच्चे आगे सवाल कर जाते हैं और फिर आगे से जब जवाब नहीं आता तो यार चुप कर जा, क्या तंग करे, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। इसी तरह इन तीनों ब्रांड ने भी कहा ओ यार खैर है, अभी शुरू हुआ है अभी बंद हो जाएगा, ठीक है। वो अपने वापस अपनी जिंदगी में फोकस करने लगे। अब LS बनाते हुए ना लेक्सस को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। पहला चैलेंज ये था कि गाड़ी को 1888 किलोग्राम से कम होना चाहिए था टू अवॉइड द लग्जरी टैक्स इन USA, ठीक है। अगर 1889 होता तो उनको लग्जरी टैक्स ठोक जाना था। और दूसरा चैलेंज ये था कि उन्होंने गाड़ी इकोनॉमिकल बनानी थी जो
यूएस में इकोनॉमिकल गाड़ी समझ जाती है जो 25 माइल्स पर गैलन देती है, जो हमारे देसी लोगों के लिए है 10 की एवरेज, 10 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। और ये मुश्किल था एक 4 लीटर V8 इंजन के साथ, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने कहा भाईजान ये लो गाड़ी 188 किलोग्राम से कम, हमारा लग्जरी टैक्स हमें वापस करो। उन्होंने कहा भाई आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपका पेट्रोल भी ना खर्चे, लो जी 10 की एवरेज लो, निकलो यहाँ से V8 इंजन। और साथ में सबसे कमाल डिसीजन ये थी जो उन्होंने अपने लॉबी के थ्रू गवर्नमेंट के साथ मिलके लग्जरी कार्स पे जो उन्होंने इंपोर्ट टैक्सेस लगाए थे, सही, उसके थ्रू उनकी गाड़ी जो इंटरनेशनल गाड़ी थी वो यहाँ पे एक्सपेंसिव होगी, लेकिन उनकी गाड़ी टैक्सेस के बावजूद भी वहां पे सस्ती थी। मैं तो बताता हूँ उसकी स्टोरी, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब हम आते हैं, ये गाड़ी रिलीज हुई, यूके ऑटो कार मैगजीन, काफी रिनाउंड मैगजीन ब्रांड है, उसने इस गाड़ी को रेट कर दिया कि भाई ये मर्सिडीज 600 SEL से बेहतर गाड़ी है। बेहतर गाड़ी, लो जी वहां तो मर्सिडीज मर गई, मर्सिडीज तो चुप हो गए बैठ गए। जी हमें लग गए। अब मर्सिडीज ने नेक्स्ट स्टेप पता क्या किया, उन्होंने 2 LS400 खरीदी। उन्होंने कहा भाई ऐसा है क्या इस गाड़ी में, दुनिया पागल हो गई, हमारी गाड़ियां नहीं ले रहा कोई। उन्होंने गाड़ी देखी, उन्होंने कहा हाँ जी भाई ठीक है हम भी ले लेते हैं गाड़ी। मजे की बात बताऊं, फोर्ड का जो CEO था ना उस वक्त, उसके पास भी लेक्सस थी। मतलब ये छितर है एक ब्रांड, एक कार कंपनी के CEO के लिए कि वो अपनी कंपनी की गाड़ी नहीं चला रहा, किसी और कंपनी की गाड़ी चला रहा है। उसको लगता है कि ये मेरे ख्याल रूमर है फसी। नहीं रूमर नहीं है, वो देखा गया था, ये रिपोर्ट है, मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, सही उसमें मैंने देखा कि एक लोगों को क्या मैसेज आता है कि भाई जब CEO लेक्सस प्रेफर करता है फोर्ड के ऊपर तो हम क्यों ले भाई फोर्ड, ठीक है ऐसे ही है। लेकिन इस गाड़ी में मसले भी थे कुछ LS400 में। ऑफ कोर्स पहली वर्जन थी गाड़ी में, हाँ, पहली वर्जन थी गाड़ी की, मसले तो होने ही थे। लेकिन तुझे पता है लेक्सस ने इतने स्मार्टली सिचुएशन हैंडल की है। अब LS400 में एक मसला था, फॉल्टी क्रूज कंट्रोल था, ठीक है, क्रूज कंट्रोल में कुछ मसले आते थे। लेक्सस ने क्या किया कि भाई कोई मसला नहीं, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपकी गाड़ी डीलरशिप से 160 किलोमीटर के रेडियस में है ना, तो फ्री कार रिपेयर, फ्री कार वॉश एंड वैक्स, और वापसी में आपको फुल टैंक गाड़ी का। स्मार्टली उन्होंने ये नहीं किया कि गाड़ियां। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लेक्सस का यही फॉल्ट निकला था, सही, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये मसला है, कोई मसला नहीं, आपको हम एक और गाड़ी देते हैं, सही, हाँ। उस रिपेयरिंग के दौरान हम आपकी गाड़ी लेके जाएंगे, आपको गाड़ी वापस लेके देंगे। और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की टीम बिल्कुल जापान से वहां तक भेजी जिन्होंने गाड़ी रिपेयर की, और फिर रिपेयर करके और फिर अपनी कंट्री में वापस चले गए। और इसके थ्रू गाड़ी की अगर देखो ना, अब ब्रांड्स क्या करते हैं, पैनिक कर देते हैं, वो क्या करते हैं, गाड़ियां बुला लो भाई वापस, गाड़ियां दो हमें, ये दो, तो इस वजह से काफी मसले बन जाते हैं, आपके ब्रांड रिप्यूट खराब हो जाती है। ऐसे ही है। उन्होंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, उन्होंने सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, फॉल्ट आ गया, खैर हमारी फर्स्ट ट्राई थी, ठीक है, तो हम आपको इस तरह बेनिफिट देंगे। लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने मसले को सॉल्व, मसले के बजाय उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी बना ली, उसके थ्रू अपॉर्चुनिटी बना ली, अपने आप के एक रिलायबल लग्जरी ब्रांड बना लिया, जो कि लोगों को लगता भी था, क्योंकि टोयोटा जब से स्टार्ट हुई आज तक दुनिया की सबसे रिलायबल कार ब्रांड है। आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी ले लो, कोरोला ले लो, लैंड क्रूजर ले लो, भाई आपको 2-3 लाख तक मैंने देखी है गाड़ियां चला रहे हैं, और बिल्कुल ठीक, मेंटेनेंस आप साथ साथ कराती रहो और गाड़ी आपकी चलाएगी आराम से, 2-3 लाख किलोमीटर चलेगी बड़े आराम से, ठीक। अब हम आते हैं जो तूने बताया था कि लॉबिंग वाली बात। 1995 में यूएस ने ना, अब एलएस ब्रांड यूएसए में इतना अच्छा चल पड़ा था, उसकी बाकी अपने कंपेटिटर से ज्यादा सेल हो गई, ठीक है। अब उन्होंने जाहिर सी बात है लॉबिंग की, उन्होंने यूएस लॉबीज ने कहा कि भाई हम जो जापानीज कार ब्रांड पे इम्पोर्ट टैक्स है ना, वो 2.5% से 100% कर रहे हैं, ठीक है, सही, सीधा टोका लेकर आए। उन्होंने एम ही ये था कि इस ब्रांड को अभी मार दो कि इससे पहले ग्रो कर दे, लेकिन वो लेक्सस वाले भी कोई छोटा ब्रांड नहीं था, उनका पापा जी टोयोटा था,
टोयोटा के पास अन्ना पैसा है। तो 11 घंटे की मीटिंग्स हुई थी जिनीवा में, ठीक है, और उन्होंने ये जो इंक्रीज के इफेक्ट होने से पहले ही खत्म करवा दी थी चीजें, कि ऐसा कुछ होया ही नहीं कभी जैसे, इतनी इनकी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग थी। अगर वो हो जाती ना तो LS400 की प्राइस उस वक्त थी 66 यूएस डॉलर्स 1995, वो बढ़ के चली जानी थी 100,000 USD, जो कि बहुत ज्यादा थी उस वक्त के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही है। अब हम आते हैं 1999 में, जो मेरे ख्याल से लेक्सस का विंटेज गोल्डन पीरियड था। इस साल लेक्सस ने 3 बड़े काम किए। एक काम, उन्होंने IS ब्रांड शुरू कर दिया जो कि ES से नीचे है, ठीक है, जो कम्पीट करता था डायरेक्टली C क्लास को, मर्सिडीज की C क्लास को और BMW की M3 और M4 को। फिर उन्होंने अपना F स्पोर्ट डिवीजन स्टार्ट कर दिया जो कम्पीट करता था AMG को और मर्सिडीज के M डिवीजन को, ठीक है। थर्ड जो चीज थी, इट बिकेम द बेस्ट लग्जरी कार ब्रांड इन US in 1999, ठीक है। जिस ब्रांड को भी 10 साल हुए हैं गाड़ी को आए हुए, वो 10 साल में बेस्ट ब्रांड बन चुका था US में। इसे कहते हैं तबाही मचाना। प्लान था सब कुछ, उन्होंने बिल्कुल स्मूथली, जो लेक्सस की मैनेजमेंट फिलॉसफी है कि मेक द बेस्ट बट टेक सम टाइम। वो ये नहीं कहते कि कम टाइम में बहुत अच्छी चीजें निकालो, वो टाइम लेते हैं अपना, वो सुकून से काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको कभी कभार नुकसान भी हुआ। लेकिन ये है कि अगर आप सुकून से फाउंडेशन बनाते हो ना किसी भी चीज के, तो वो चीज को हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फौरन ही सीमेंट डाल दिया, साथ ही नर्सरी डाल दी, साथ ही उसने आपने ऊपर एक और फ्लोर खड़ा कर दिया, तो जाहिर सी बात है फाउंडेशन ने ढह जाना, बिल्डिंग में सारी गिर जाना। एक दिन 2 दिन के लिए खड़ी होगी बिल्डिंग पे, गिर जाएगी अगले दिन। लेक्सस ने इस तरह नहीं, उन्होंने कहा भाई फाउंडेशन को पहले सख्त होने दो, अच्छी तरह ठीक होने दो, फिर आप इसके ऊपर नई स्टोरी करिए। तो ऐसा स्टेप बाय 1999 में नंबर 1 ब्रांड बन गया लग्जरी ब्रांड। अब 2001 में आते हैं, जब उन्होंने पहली अपनी स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, SC400 V8। मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे अगली कार है वो। नहीं, एक अच्छा था, एक अच्छी ट्राई थी लेक्सस की तरफ से, लेकिन ये थी कि उन्होंने काफी सीखा। अब देखो, गलतियां हर ब्रांड करता है, ठीक है, ऐसे है। अब आप देखते हो कि उस गलती से कौन सा ब्रांड सीखता है, कौन सा ब्रांड उसी गलती को आगे कंटिन्यू करता रहता है। लेक्सस ने कहा कि भाई लोगों को ये चीज पसंद नहीं है ना, इस चीज को खत्म कर दो, इस चीज के बारे में हमने बात ही नहीं करनी आगे, खत्म। उन्होंने लिमिटेड मॉडल्स बनाए, फौरन डिसकंटिन्यू कर दी, उन लॉस बेयर किया उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने डिजाइन फिलॉसफी चेंज की, उन्होंने कहा रिसर्च करके लोगों की पसंद को देखकर चीज बनाओ, ठीक है। अब हम आते हैं 2006 में, लेक्सस बिकेम द फर्स्ट लग्जरी ब्रांड टू डेब्यूट हाइब्रिड इंजन्स। उन्होंने अपनी गाड़ियों में हाइब्रिड इंजन स्टार्ट कर दिए, और उसी साल RX 450H उन्होंने लॉन्च की, जो दुनिया की फर्स्ट हाइब्रिड SUV थी। फिर उसी साल उन्होंने एक हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, GS 450H। 2006 के बाद उन्होंने भाई मॉडल्स निकालना शुरू किए जो BMW की स्पोर्ट्स कार को अटैक करते थे, M डिवीजन को अटैक करते थे। 2007 में वो इतने लेवल पर पहुंच गए थे कि उन्होंने ISF, जो IS मॉडल है ना, उसका F वेरिएंट निकाला था, जो डायरेक्टली M3 को चैलेंज करता था। M3, और वो अपने चैलेंजेस देने में भी बहुत ओपन है, ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि नहीं भी तैयार है। मतलब M3 को चैलेंज करना इस तरह है कि भाई आप कागज का जहाज हो और M3 जेट प्लेन है। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने जेट प्लेन बनाकर M3 के सामने खड़ा कर दी। ये लो भाई, जो ISF था वो था 5 लीटर V8 517 ब्रेक हॉर्स पावर इंजन था। साथ उन्होंने बड़ी एग्रेसिव किट, बड़ी खूबसूरत गाड़ी बनाकर लॉन्च की, और जो बहुत चली थी गाड़ी, काफी फेमस भी हुई, लोगों को पसंद भी आई, और कुछ हद तक इसने आप कह सकते हो M3 को टफ चैलेंज दिया था। लेकिन जाहिर सी बात है M3 था, M3 को चैलेंज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि M3 इस टियर में सबसे ऊपर है। जो M3 दरअसल M3 की एक रेपुटेशन भी बहुत कमाल है। हाँ, एक हिस्ट्री है, लेगेसी है, कार फैंस को वो गाड़ी से बहुत प्यार, आज भी प्यार है, ठीक है।
लेकिन अब लेक्सस को इतनी टेंशन नहीं थी इस चीज की कि उनका ISF M3 को चैलेंज नहीं कर पाया। क्यों बोला? क्योंकि उनको पता था कि एक नई गाड़ी वो लॉन्च करने लगे हैं जो इन सब को उठा देगी, वो थी LFA। अब मैंने जैसा शुरू में डिस्कस किया था, LFA को लगे थे 10 साल। 2000 में उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की थी, 2010 में उन्होंने गाड़ी लॉन्च की थी LFA, जो उन्होंने नürburgring में टेस्ट की थी। यार वो गाड़ी इतनी ऊंची, इतनी तेज रेव करती थी कि जो नॉर्मल रेव काउंटर है ना, एनालॉग होता है, वो गाड़ी के इंजन के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उन्होंने डिजिटल रेव काउंटर यूज करना मजबूरी पे। मतलब आमतौर पर ब्रांड्स को देखते हो ना कि वो भाई एस्थेटिक्स के लिए आपको डिजिटल रेव काउंटर देते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हमारी मजबूरी है, हम दे ही नहीं सकते, हम आपको दूसरा दे ही नहीं सकते। हाँ सीधी सी बात है। साथ उन्होंने अब LFA में था V10 इंजन 4.8 लीटर, ठीक है। अब ये काफी लिमिटेड एडिशन इन्होंने निकाले थे, 499 मॉडल निकाले थे। उसका मकसद ये था कि वो अपने ब्रांड की इमेज को चेंज करना चाहते थे, ठीक है। अब इस ब्रांड के थ्रू लेक्सस टुक ऑन Ferrari, Lamborghini एंड Porsche। और 2013 में इन्होंने फाइनल LFA वर्जन निकाला था, नürburgring एडिशन, जो सुपर रेयर है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही है दुनिया में नürburgring एडिशन, जो काफी एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल से आजकल किसके पास है, उसको मैं फॉलो कर रहा था, पता नहीं, खैर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि अब हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ को भी जा रहे हैं, सही। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल तो ये है कि अगर आपने लेक्सस आज खरीदनी है, ठीक, तो लेक्सस की पाकिस्तान में क्या प्राइस है, जर्मनी में क्या प्राइस है, सही। मेरे लेक्सस के दो ही मुझे मॉडल्स पसंद है लेक्सस के, सही। एक मुझे लेक्सस का मॉडल पसंद है LC500, सही, बिल्कुल। वो तो फजी तुझे पता है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कार का बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे भी प्यार है उस गाड़ी से, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से। और उनका RCF भी पसंद है, अच्छा है, सही। RC भी अच्छा है, लेकिन उनका मेरे ख्याल से जो LS है ना, सही, वो अलग ही लेवल है। किसका? LS का अलग ही लेवल है। LS तो लग्जरी सेडान है यार। तूने 2020 वेरिएंट देखा है उसका? मेरे सामने 2020 खुला हुआ है। मैं आप सबको कहता हूँ कि ये अभी वीडियो पॉज करें और जाकर लेक्सस LS 2020 वेरिएंट देखें। क्या खूबसूरत इंटीरियर है यार, खूबसूरत तरीन। जहाज यॉट बना के दे दिया उन्होंने, गाड़ी नहीं है, यॉट है इंटीरियर आपका। सही। और यहाँ पे जर्मनी में LS की प्राइस शुरू होती है, मैं अभी आप LC500 की प्राइस शुरू होती है। अभी हम प्राइसेस बताएंगे आपको कि भाई कि आपकी रेंज में है कि नहीं। सही। 101,400 यूरो से उसकी प्राइस शुरू होती है। बेसिक मॉडल की, बेस मॉडल की प्राइस शुरू होती है, सही। Damn. अगर आप स्पोर्ट्स पैकेज की बात कर रहे हैं? हाँ, LC500 की बात कर रहा हूँ, सही, ठीक है। अगर आपने लेनी है परफॉर्मेंस पैकेज हर चीज के साथ, सही, तो 116,000 यूरोस जाना लगता है। मतलब कि लेक्सस आप सबको लग रहा था कि नॉर्मल ब्रांड है, नॉर्मल ब्रांड नहीं भाइयों, हैवी ब्रांड है। ये आपकी जेब काफी खाली कराएगा, ये काफी खाली कराएगा। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान में बताता हूँ। पाकिस्तान में अच्छा तू पूरा प्राइसेस, मैं पहले लेक्सस LS की बता देता हूँ, सही, जो लग्जरी सेडान है उनकी। उसकी प्राइस अभी डेटा में जाकर चेक करता हूँ, 1 मिनट। देखो लेटेस्ट प्राइस देंगे आपको। हाँ, लेटेस्ट प्राइस ही उसकी। अगर आपने बेसिक वर्जन लेनी है तो बेसिक वर्जन की मॉडल की प्राइस है 93,300 यूरोस, सही। ये कुछ अराउंड पाकिस्तानी बनता है, अभी मैं आपको कन्वर्ट करके देता हूँ। कितने यूरोस है? मेरे एक्चुअल नहीं 100 कुछ है। पाकिस्तान के बनते हैं भाई कुछ 1.5 करोड़। हाँ, तकरीबन 93,300 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बेसिक वर्जन की है, जो बेस मॉडल है। और जो लग्जरी लाइन है उसकी प्राइस है 127,700 यूरोस। और LC500 की जो बेसिक मॉडल है वो 101,000 का है। भाई
और उसका मतलब जो पाकिस्तान के कुछ 2 करोड़। और उसका जो परफॉर्मेंस पैकेट है उसकी प्राइस है 116,000। अच्छा, मतलब कि आपको बहुत अमीर होना चाहिए गाड़ी लेने के लिए। यानी कि आपकी चॉइस है घर लेने हैं यानी कि एक घर नहीं, घर लेने हैं या फिर गाड़ी लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में क्या प्राइसेस बनेगी। जो अगर आप यूएस प्राइसेस लेते हो ना, तो LC 500 हाइब्रिड की प्राइस है $97,000, जो रफली पाकिस्तान के हिसाब से बनता है कुछ अराउंड 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फाइनल प्राइस नहीं, पाकिस्तान पे लग्जरी टैक्स भी काफी लगता है, अराउंड 200% लगता है, ठीक है। तो कुछ मेरे ख्याल से 4 करोड़ की पड़ गई है, साथ ऊपर हैंडलिंग चार्जेस, दूसरे चार्जेस पढ़कर आपको ऑलमोस्ट 380 या 4 करोड़ की गाड़ी पड़ती है पाकिस्तान में। तो मेरे भाई आप डिफेंस में घर ले सकते हो, लेकिन जो बंदा गाड़ी ले रहा होगा उसके पास ऑब्वियसली घर तो होगा यार। जिसने गाड़ी जो लेनी है, सही, उसने कुछ सोच की गाड़ी लेनी है। हाँ, उसने घर थोड़ी देख रहा है वो। अच्छा, वैसे फसी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक, क्योंकि हमने तकरीबन लेक्सस टॉपिक को तो खत्म कर दिया, ठीक। मेरा एक जानने वाले ने एक दोस्त की स्टोरी सुनाई थी, जो कि जो है ना सेल्स में काम करता था, सही। अच्छा। और उसकी अपनी कंपनी उसने खोली थी, और उसने बहुत ज्यादा पैसे बचा के और थोड़े बहुत क्रेडिट लेके, सही, लोन लेके, तो उसने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी थी। वो रेंट पे रहा था, बहुत ही सस्ते से घर में ना रेंट पे रह रहा था। उसने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी थी और उसको नॉलेज काफी थी स्पोर्ट्स कार्स के बारे में। तो वो नेटवर्किंग करने के लिए ना, उस बंदे ने अपने बिजनेस को पुश करने के लिए, सिर्फ नेटवर्किंग करने के लिए उसने स्पोर्ट्स कार खरीदी के, और हर जो भी स्पोर्ट्स कार का इवेंट था यूरोप में, पूरे यूरोप में जिधर भी स्पोर्ट्स कार का इवेंट होता था, उधर वो अपनी गाड़ी के साथ जाता था, ताकि वो हर हायर क्लास अमीर लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, ठीक। और उसने अपनी स्किल्स के थ्रू अपना बिजनेस बहुत ज्यादा बूस्ट किया, ठीक है, अपने नेटवर्किंग स्किल्स और ये सारे कुछ के थ्रू, सही। तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ऐसे गाड़ी खरीदना ये सारा कुछ एक्सपेंस है, ठीक। लेकिन इस बंदे के केस में ये एक्सपेंसेस होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट होगी? इन्वेस्टमेंट है। अगर उसकी एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको उससे ज्यादा पैसे आए हैं, ठीक है, और उस इनकम के थ्रू उसकी इन्वेस्टमेंट के भी एक्सपेंसेस भी निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये एसेट है उसका, वो अर्न किया उसने इससे। क्योंकि कोई भी चीज आपके बिजनेस में ग्रोथ लाती है। मैं ट्रेडिशनल अकाउंटिंग थिंकिंग नहीं रखता। मेरे ख्याल ये है कि एनी एसेट, घर हो, गाड़ी हो, जो मर्जी है, जो आपके बिजनेस में आपको और पैसे आपकी पॉकेट में ला रहा है। हमने मेरे ख्याल से हमने सेकंड या थर्ड पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था ये। तो मेरे ख्याल से ये उसकी इन्वेस्टमेंट है और एक एसेट कह सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम एक हिसाब से कह लो आप उसको। क्योंकि आपने उस गाड़ी के थ्रू उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन की वजह से उसकी इनकम बढ़ी बिजनेस की। तो आई थिंक इट वाज अ गुड बेट, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बेट हर बंदे के लिए काम करे। आपको अपनी आप देखो, कुछ बिजनेस अगर ऐसा बिजनेस है जो सोशल नेटवर्किंग पे काम करता है, जो चाहता है कि आप लोगों से कांटेक्ट करें, नए नए लोगों से मिलें, उन लोगों से मिलें जिनके पास पैसा है, तो हाँ, आपको फिर उन लोगों जैसा बनने के लिए आपको उनके जैसे शौक भी पालने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो लोग मैदान वगैरह में थोड़ी फिर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो टेलर मेड ही अमीर लोगों के लिए, तो आपको उस क्राउड में घुसने के लिए उसके जैसे रंग तो लेने पड़ेंगे ना कुछ, ऐसे ही है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसका अच्छा डिसीजन था ये। अगर उसके बिजनेस में ग्रोथ आई है और उसके नए क्लाइंट्स आए हैं इस नई गाड़ी की वजह से, तो एक स्मार्ट बेट था, अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। और उसके सिर्फ एक क्लाइंट नहीं ना आया, यही तो बात है। उसके सिर्फ एक क्लाइंट नहीं आया, उसके बहुत सारे क्लाइंट्स आए। अब देख, तेरा जो बिजनेस है ना, जो मेरा काम है, इसमें अगर हम गाड़ी लेना तो बेवकूफी है। तेरे में शायद बेहतर हो क्योंकि तेरा फाइनेंस से रिलेटेड है,
और लोगों से मिलना मुलना एक अच्छा इंप्रेशन देता है कि भाई कि अगर तेरे पास अच्छी गाड़ी है ना तो लोगों को ये लगा कि भाई अच्छे पैसे कमा रहे हैं, ये इस जो इन्वेस्टमेंट करता है उससे इसको रिटर्न और अच्छा ये आता मुझे है। बात जो है ना, ये मुझे बात इन्वेस्टमेंट में बहुत पैराडॉक्स लगती है। भला क्यों? देखो, एक बंदा अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कंसल्टिंग दे रहा है और उसके पास अगर एक बहुत कमाल गाड़ी है और बहुत अमीर की तरह है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपकी कंसल्टिंग के थ्रू वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। सही? हाँ ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली ये भी हो इसका सकता मतलब है। ये कि जिसमें से आप पैसे नहीं ये कमा तो रहे हो, हाँ जो आप पैसे ठीक है। इन्वेस्ट कर रहे हो, सही, उसमें से वो ज्यादा पैसे काट रहा है सिवाय उस इन्वेस्टमेंट वाले इंसान के जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट में से कम पैसे काट रहा है, लेकिन उसके लिए उसका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। सही? लेकिन लोग फिर भी ये जो प्रेफर हाँ करते हैं, हाँ लोग प्रेफर करते हैं कि आप दिखाओ कि आप पैसे कमा रहे हो। और हाँ, मैं तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है ये। तो फर्ज कर तू अब तू सारी फाइनेंस नॉलेज अपनी भूल जा कि तुझे जो पता है स्टॉक मार्केट रेट सब कुछ तुझे कुछ नहीं पता, तू बड़ा नूब है। तुझे बस ये पता है कि भाई मैंने पैसे देने हैं एक इन्वेस्टर को और मैंने उससे रिटर्न देना। अब एक इन्वेस्टर है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है और एक इन्वेस्टमेंट है जो एस्टन मार्टिन में तेरे साथ तुझसे मिलने आए। तू किसको ट्रस्ट करेगा अपने पैसे देने के लिए? फर्स्ट इंस्टिंक्ट तेरी क्या होगी कि कौन तेरे पैसों को? जाहिर सी बात है, क्योंकि तू ये सोचेगा कि यार ये अपने स्किल्स के थ्रू इतने पैसे कमा रहा है कि ये एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकता है। तो मतलब कि अगर मैं इसको पैसे दे सकता हूँ तो मैं भी शायद ये अफोर्ड कर सकूंगा अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ उसके बाद। क्योंकि अगर वो बेवकूफ होता, अगर उसको नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट का, तो वो आज एस्टन मार्टिन में ना बैठा होता। ये एक नॉर्मल बंदा सोचेगा, लेकिन तुझे और मुझे पता है कि वो तेरा कितना काट रहा है। ठीक है? हमें आइडिया है थोड़ा फाइनेंस का, इसलिए हमें पता है कि भाई वो एस्टन मार्टिन तुम लोगों के पैसों से आएगी। ठीक है? तो ये एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप कहीं भी बिजनेस ले लो, अगर आप अच्छी ड्रेसिंग कर, मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती है, ये चीज अच्छी नहीं है, होनी नहीं चाहिए इसमें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लोग जज करते हैं आपके पेरेंट्स पे। अगर ये ना, मैं भी इस बारे में मैं जब सेल्स से आने से पहले जो है ना, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इतना कि अच्छे कपड़े पहनने का। सही, मैं यहाँ पे तेरे सामने बैठा हुआ, सही, लोगो वाले मैंने पुलोवर पहना हुआ है, सही, लोगो वाली शर्ट पहनी हुई है, महंगे कपड़े पहने हुए हैं। ठीक, मुझे पहले इसके बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था। सही, बाल काट के रखने का और ये सारा कुछ, यानी कि अब ये शौक है। सही, पहले मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, अच्छी चीजें वगैरह ऐसे ही है। पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था इसके बारे में, लेकिन सेल्स में आके समझ लगी इस बात की कि कितना इम्पोर्टेंट है कि लोग आपको ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली आपको फिर भी जज करते हैं। पहले 3 सेकंड में वो आपको 1 till 10 स्कोर देते हैं सबकॉन्शियसली। उनको पता नहीं है कि वो आपको स्कोर दे रहे हैं, लेकिन वो आपको जज कर रहे हैं। इसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। मैंने एक साइकोलॉजिकल स्टडी पढ़ रहा था, हालांकि मैं सर्च कर रहा था, शूज सर्च कर रहा था, लेकिन साथ साथ ना मैं एक स्टडी पे चले गया, साइकोलॉजिकल स्टडी पे। उस स्टडी में था कि आप रूम में अगर आप एंटर होते हो ना, द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू इज योर शूज। वो तेरी शक्ल नहीं देखेंगे, तेरी शर्ट नहीं देखेंगे, पैंट, वो पहली चीज सबकॉन्शियसली तुझे अगर तू नोटिस कर रहा है तो सोचेगा यार ऐसा तो नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियसली अगर तू एक बार गौर करके देखे तो पहली चीज इंसान का जूते देखता है, ऐसे जूते क्या पहने। ये बात मुझे लगता था यार क्या बकवास लिखी थी, लेकिन ये फिर मैंने खुद ऑब्जर्व किया अपने आप को, लोगों को देखा मैंने कि जैसे कोई नया बंदा है जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला या किसी से मिला हूं, तो फर्स्ट आपकी नजर जाती है उसके जूतों पे, इस जूते क्या पहने। फिर आप आते हैं ऊपर पैंट्स पे, शर्ट्स पे, शक्ल पे, फिर आप मिलते हैं उससे। तो जितने भी सेल पर्सन है भाई जो सुन रहे हैं ये, तो मेरी आपसे एडवाइस है, वेयर नाइस शूज। ठीक है? ये काफी आपकी सेल ग्रोथ के लिए काफी हेल्प करेगा आपको। ये मुझे पता है काफी अजीब बात है, लेकिन ये है एक चीज, ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर एक खूबसूरत अच्छी चीजों की तरफ भागती है। और मेरा एक और टिप सेल्स के रिलेटेड, अगर कोई पॉडकास्ट सुन रहा है तो मेरे पास, जब मैं अभी भी आज तक भी ऐसे करता हूँ, सही, सिवाय इसके कि मैं एक ही शर्ट खरीदूं, सही, जिसकी 200 यूरोस प्राइस है। ठीक, मैं यानी कि इतने गुची ब्रांड की तरफ को जाना शुरू हुआ तो 400, 500, 700 यूरो की एक शर्ट मिलती है। ठीक,
मैं ज्यादातर शर्ट्स खरीदता हूँ टॉमी हिल्फिगर की या फिर मासिमो दुत्ती की, ठीक। नहीं जरूरी नहीं है आप अपने um, लुक्स को बेहतर करने के लिए आप महंगे ऐसी ब्रांड्स ऐसी की तरफ मैं जाओ, मैं 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 भी मेरे को यही ये बात कर रहा मकसद नहीं कहने हूँ। का। और मैं हाँ, पहले उनकी ऑफ सीजन सेल्स में सामान खरीदता था ताकि सेल्स में मुझे मिले, और उसको मैं बिल्कुल स्मार्टली आपको सेम, परचेज करनी हाँ, चाहिए। ऐसी उसी को सेम नॉर्मल प्राइस पे जो है ना, फिर मैं उसका करवाता था टेलर से ही, अपनी बॉडी पे फिट कराता था। और बेहतर ये है कि आप एक मिडिल क्लास ब्रांड से सामान खरीदो और उसको अपनी बॉडी फिट आप टेलर कराओ, सिवाय इसके कि आप एक बॉटम महंगा लाइन ब्रांड बॉटम लाइन खरीदो। पता क्या है, बॉटम लाइन क्या है बोला कि आप जो फैशन में चीज चल रही है ना, आप उससे अपडेटेड रहो। ये नहीं कि ऐसे आप ही, पुराने जूते पहने हुए हैं वही पहन रखो, जरूरी नहीं है कि आप सबसे महंगे शूज खरीदो। आप हाँ, एक ऐसे जूते खरीद लो जो आपके बजट में हो और वो अच्छे भी दिखते हो और आज के ऐसे एस्थेटिक्स ही, के हिसाब से चल रहा हो, ठीक है। ऐसे ही ये चीजें मैटर करने लग गई हैं अब, जैसे जैसे सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये करने चीजें मैटर लगने करने गई। लगी है। ये शुरू से मैटर हाँ करती थी, लेकिन अब हम ओपनली इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, पहले हम लोग डिस्कस नहीं करते थे, लोग कहते थे यार अपीयरेंस डजंट मैटर, इट मैटर्स। लोग डिसीजन लेते हैं इस वजह से, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है लेकिन है एक फैक्ट। हाँ, लोगों को लगता है कि भाई अगर बोलूँ ना कि भाई मैं अपीयरेंस नहीं देखता तो आई वुड बी लाइंग। मैं देखता हूँ एक हद तक। अब माइंड I को lie if I इतना say कि I टेलर would हो see चुके हैं, appearance. अब माइंड हमारा इतना इस चीज पे उन्होंने मॉडिफाई कर चुके हैं कि आप सबकॉन्शियसली आप बंदे को जज कर रहे होते हो। हाँ, इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि अब एक दुनिया का ट्रेंड उस तरफ चल जा चुका है कि आप ड्रेसिंग के हिसाब से जज करते हो। हालांकि मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट अभी नहीं होती, लेकिन मैं ड्रेसिंग जरूर देखता हूँ, ठीक है। जजमेंट में अब मैं ड्रेसिंग को एज ए जजमेंट पता है किस तरह देखता हूँ कि ये बंदा अपने ऊपर कितना टाइम लगा रहा है। ऐसे ही है। जो अगर वो इंसान बहुत अपने लिए टाइम नहीं excessive- लेता, हाँ, वो मेरे काम पे कितना टाइम देगा। ऐसे ही है। अब कोई बंदा ओवर एक्सेसिव तैयार होया है ना कि उसने गुच्ची पहना हुआ है, राडो यूरो, तो मेरे माइंड में ये बात जाएगा कि भाई ही इज टू मच इनटू Insecurities, हिमसेल्फ, ठीक है। insecurities. इनसिक्योरिटीज हैं, ये कपड़ों के थ्रू मुझे अपनी इनसिक्योरिटीज को पूरा करना चाह रहा है, तो ये अपने आप को ज्यादा टाइम देगा, काम पे टाइम नहीं देगा। अब मैं एक बंदे को देखूंगा जिसने अच्छी नॉर्मल डिसेंट ड्रेसिंग की, आजकल के ट्रेंड का हिसाब चलिए, नहीं कि सिर्फ बैगी खुली पैंटें पहनी हुई, मेरे माइंड ये होगा कि यार ही इज कीपिंग हिमसेल्फ अपडेटेड, उसको वक्त का पता है कि वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त में कौन से हिसाब से चलना है। तो अगर मैं उसे कोई चीज देता हूँ करने के लिए तो आज के वक्त के हिसाब से आइडियाज लेकर आएगा। हाँ, अगर आप ऐसे बंदे को हायर करते हो जिसकी सोच पुराने वक्त पे है तो आपको पुराने वक्त के आइडियाज ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही है। ये नहीं कि अब बूढ़े लोगों का ये है कि वो वाइज डिसीजन देते हैं, लेकिन वो आज के हिसाब से आप उनकी डिसीजंस को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको कुछ मॉडिफिकेशन अपनी करनी पड़ती है उसमें। आपके बुजुर्ग हैं, आप उनकी सुने, आप उनसे मशवरा लें, लेकिन आपको ये नहीं बता सकते हैं कि भाई आपके जो आज का मसला है, क्योंकि वो मसला उन्होंने कभी देखा ही नहीं होता, लेकिन आप उनकी विजडम को यूज कर सकते हैं उसको अपने डिसीजन लेने में। तो बड़ों से मेरा ये मसला है कि आप विजडम लें, वो अपने हम लेवल लोगों से आप वक्त के हिसाब से अपडेट रहें, ऐसे ही है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने अब काफी डिटेल में काफी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की, बिल्कुल। सही लेक्सस से बात शुरू की और किधर तक हम आ गए हैं बात में। हाँ, I hope आज हम you guys काफी don't हद judge। तक हमने जो एंड पे बात की, लेकिन एक फैक्ट आपको बताया, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ऐसे ही आप है। हमारी बात पे यकीन न करने, आप स्टडीज देख लें, साइकोलॉजी साथ में आप बस साइकोलॉजिकल स्टडीज पढ़ लें या फिर ये बुक है, ये यहाँ पे पढ़ी हुई है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ये सब छोड़ दें, जो हमने बातें की हैं आप उसको खुद ही ऑब्जर्व करने लगे फॉर अ वीक, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना सच है। मैं सबसे आसान एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप किसी क्लास में एंटर हो तो आप नोटिस करना कि आप सबसे पहले किस इंसान की तरफ को देखते हैं, सही। बिल्कुल। और हमारी तरफ से आज इतना ही। अपना ख्याल रखना, रोजे रखी जाओ, सही। और रोजे ना तोड़ो, इंसान बनो, इंसानों के बच्चे बनो। और हमारी तरफ से टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।